देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी किया गया है, तो उसका नाम क्या है। ये देश का जो पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये किसका इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है IC15 इसका नाम है। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये क्रिप्टो वायर कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस क्रिप्टो करेंसी जो इंडेक्स है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसके अंदर जो शीर्ष जो व्यापार करने वाली 15 क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, उनकी सूचना दी जाएगी। तो इसके अंदर जो शीर्ष व्यापार करती हैं 15 क्रिप्टो करेंसी कंपनी, उनकी सूचना दी जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि जो बिटकॉइन है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इसके खोजकर्ता कौन है, तो सातोशी नाकामोतो जी कौन है, इसके खोजकर्ता हैं। और जो बिटकॉइन है, इसको लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है, लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये है अल सल्वाडोर। उसके बाद देखिएगा कि जो फेसबुक है, इसकी नई क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, न्यू क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, तो ये है लिब्रा। लिब्रा फेसबुक की न्यू क्रिप्टो करेंसी है। और जो ये क्रिप्टो करेंसी है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करती है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो सेंसेक्स है, ये क्या होता है, तो जो सेंसेक्स है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है। और जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दलाल स्ट्रीट जो मुंबई के अंदर है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और जो स्कैम 1992 मूवी आई थी, ये किसके ऊपर थी, तो ये थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर थी। उसके बाद देखिएगा कि जो पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक था, वो हाल ही में जारी किया गया था। तो इससे किसने जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था, तो ये किसने किया था, नीति आयोग ने ये जारी किया था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसके अंदर टॉप किसने किया, मतलब सर्वाधिक गरीब कौन है, तो बिहार सर्वाधिक गरीब है। और जो केरल है, ये सबसे कम गरीब है। जो केरल है वो लास्ट पोजीशन पर था, और जो बिहार है, इसने टॉप किया है इस सूचकांक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, ये कहाँ पर लॉन्च की गई है। जो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग लैब है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है KVIC, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये जारी की गई है, लॉन्च की गई है। और जो ये KVIC है, इसकी स्थापना कौन से अधिनियम से होती है, तो इसकी स्थापना 1956 के अधिनियम से होती है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना जी इसके अध्यक्ष हैं। और जो ये KVIC है, इसने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो इसने प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया है। और जो ये प्रोजेक्ट बोल्ड है, ये किसके उत्पादन के लिए है, तो ये बांस के उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया गया है। और जो KVIC ने जो प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया है, ये कहाँ से किया है, तो ये उदयपुर राजस्थान से इसने बोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और कहां से, किस लिए किया है, बांस उत्पादन के लिए ये स्टार्ट किया है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये हनी प्रोसेसिंग वैन बनाई गई है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि 8 घंटे में ये 300 किलो जो शहद है उसको प्रोसेस करेंगे। और 300 किलो शहद को ये प्रोसेस करेंगे। और जो ये शहद है, इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए एक लैब भी इस वैन के अंदर ही स्थापित की गई है। और अब देखिएगा कि जो भारत का पहला, अब देखिएगा कि जो ये तो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है। और जो भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र है, प्रोसेसिंग जो संस्थान है, वो कहाँ पर है, तो ये है आनंद, गुजरात के अंदर। उसके बाद पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया, जो पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जिला कौन सा है, तो ये है जिला गाजियाबाद, यूपी के अंदर है। ठीक है। और इससे जो हमें शहद मिलता है, ये किससे मिलता है, तो शहद मिलता है हमें मधुमक्खी से, हमें शहद प्राप्त होता है। और जो मधुमक्खी है, इसके जो अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर। इसके मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर, हम मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ठीक है। देखिएगा, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की है। तो देखिएगा कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जो 26 दिसंबर है, उस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा PM मोदी ने की है। और ये क्यों की है, क्योंकि जो 26 दिसंबर था, उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, उनके अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए प्राण न्यौछावर किए थे उन्होंने। और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन चेंज करने से मना कर दिया था, और
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और जो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, ये कहा जाता है कि उनको दीवार में चिनवा दिया था, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए उनके प्राण न्यौछावर हो गए थे। उसी की याद में पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो जो 9 जनवरी 2022 को की है ये, और किस जो 9 जनवरी 2022 को किस अवसर पर की है, तो 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर यह घोषणा की है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो 9 जनवरी है उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं वो जनवरी के, वो देखिएगा कि जो 23 जनवरी है उसको मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उनकी जयंती है, उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी देखिएगा, 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। ये मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है। उसके बाद 7 अगस्त को देखिएगा, ये हाल ही में जो घोषणा की गई थी, इसकी 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की हाल ही में घोषणा की गई थी, इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा क्यों की गई, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी जो हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, और ये 7 अगस्त 2021 को उन्होंने ये 87.58 मीटर भाला फेंककर उन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, और 7 अगस्त को उन्होंने ये भाला फेंका था। इसीलिए 7 अगस्त को प्रति वर्ष भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो 4 दिवस है, 4 दिवस को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। उसके बाद 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और जो ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो इसमें 30 देशों ने इसमें भाग लिया था। और जो विश्व हिंदी सचिवालय है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो विश्व हिंदी सचिवालय है वो भारत से बाहर कहीं पर बना हुआ है। तो ये विश्व हिंदी सचिवालय कहां पर बना हुआ है, मॉरिशस के अंदर बना हुआ है। और जो मॉरिशस की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है। और मॉरिशस के ही जो एक पीएम है अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनको 2020 के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस, और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। जो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये किसकी, स्वामी विवेकानंद जी की याद में ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जो 26 जनवरी है उसको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जो 2022 में जो 26 जनवरी पर जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन है, 5 मध्य एशियाई देश हैं इस बार के मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। उसके देखिएगा ये कौन कौन से हैं, तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 मध्य एशियाई देश हैं जो अब की बार 2022 में चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। उसके बाद देखिएगा जो कजाकिस्तान है उसके साथ काजिंद एक्सरसाइज जो है वो भारत के साथ कजाकिस्तान की होती है। और उसके बाद जो ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक कहा जा रहा है। देखिएगा कि ये ईस्ट एक प्रोजेक्ट है और इसके तहत एक देश ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। तो वो कौन सा देश है, तो ये देश है चीन। चीन ने ईस्ट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। ये सही बात है भाई, अगर सर्दी में अगर सूर्य नहीं मिले तो अपना कृत्रिम सूर्य, अपना घर का सूर्य बना दो। ठीक है, तो देखिएगा ईस्ट प्रोजेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। तो जो ये ईस्ट है इसके तहत चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाया है, और ये जो कृत्रिम सूर्य है ये भी जो रियल में सूर्य है उसकी तरह ही कार्य करता है, और जो इससे भी अधिक ऊष्मा इसके अंदर उत्पन्न होती है, और ये भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन के तहत ही इसके अंदर भी जो टेम्परेचर है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो ये हमारा जो रियल सूर्य है उसके अंदर भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ये सेम एज इट इज वैसा ही है, और उससे कई गुना ऊर्जा इसके अंदर उत्पन्न कृत्रिम सूर्य के अंदर उत्पन्न होती है। और जो ये कृत्रिम सूर्य बनाया है ये कौन सी मशीन के द्वारा बनाया गया है, तो इस मशीन का नाम है टोकामेक मशीन, इस मशीन का नाम है। और जो कृत्रिम सूर्य के जो सूर्य होता है उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और लेकिन जो परमाणु बम होता है उसके अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत से जो अणु होते हैं वो मिलके एक बहुत से अणु इकट्ठे होते हैं, और जो नाभिकीय विखंडन होता है इसमें टूटना, बहुत से जो अणु होते हैं उनके टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं।
उसके बाद देखिएगा जो ये चाइना ने जो कृत्रिम सूर्य बनाया है, इसके अंदर कितनी जो हीट है वो उत्पन्न हुई है, तो इसके अंदर 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर है वो इसके अंदर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा जो हाल ही में घटित हुए हैं, वो देखिएगा कि जो सूर्य की जो बाहरी परत होती है कोरोना, उसको छूने वाला पहला मिशन कौन सा है, तो ये है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ये है जो सूर्य की जो बाहरी परत होती है, क्या नाम होता है उसका, कोरोना नाम होता है, और उसको छूने वाला पहला मिशन कौन सा है, तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन ये इसका मिशन है। और ये कौन सी कंपनी का मिशन है, तो नासा का मिशन है। ये नासा कहाँ की कंपनी है, तो यूएसए की जो स्पेस कंपनी है वो कौन सी है, नासा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो एक्सरे मिशन है, ये भी कौन सी कंपनी का है, नासा का है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक्सरे मिशन को लॉन्च किया गया है। और कौन सी कंपनी द्वारा, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यही पार्कर सोलर प्रोब मिशन भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। और इस हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हवासोंग 8 मिसाइल है इसका नाम। और जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है हवासोंग 8, इसका जो परीक्षण है ये 2 फेज में किया गया है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। जो फेज फर्स्ट है वो सितंबर 2021 में इसका परीक्षण किया गया था, और फेज सेकंड का जो परीक्षण किया गया है वो हाल ही में जनवरी 2020 के अंदर इसका परीक्षण किया गया है। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो ध्वनि जो साउंड होती है उसकी 5 गुना स्पीड जो होती है वो हाइपरसोनिक मिसाइल की होती है। उसके बाद देखिएगा कि जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है ये कौन से देश ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है रूस ने। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम रूस ने लॉन्च किया है। उसके बाद है कि केंद्र सरकार जो है अब हाल ही में 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने जा रही है। और ये कहां पर 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगी, ये जैतपुर महाराष्ट्र के अंदर 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगी। और किसकी हेल्प से करेगी, तो फ्रांस की हेल्प से ये 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगी, और कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो गाओफेन 1103 है, ये कहां, ये एक उपग्रह है, ये किसने लॉन्च किया है, तो ये चीन ने लॉन्च किया। और कहां से लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर लॉन्च है ये किसने किया है, तो ये लॉन्च किया है रिचर्ड ब्रैनसन ने ये लॉन्च किया है। उसके बाद चंद्रमा क्रेटर है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो मैथ्यू हैंसन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मैथ्यू हैंसन क्रेटर इसका नाम रखा गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो ग्रुड ऐप है ये किसने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया है। निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में, संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 324 में इसका वर्णन दिया गया है। और जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसी कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, देखिएगा जनवरी 2022 के अंदर भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बहुआयामी साहसिक खेल अभियान का एक जो शुरुआत है वो कहाँ से की है, तो ये की है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। इन्होंने बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत कहाँ से की है, तो इन्होंने शुरुआत की है फ्रांस में की है इसकी शुरुआत। और ये जो बहुआयामी साहसिक खेल अभियान है ये भारत का पहला है, मतलब भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है, तो फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस जो ये बहुआयामी साहसिक खेल अभियान है इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसके अंदर जो आल्प्स पर्वत है यूरोप के अंदर उसमें उस पर ट्रैकिंग की जाएगी। जो आल्प्स पर्वत है यूरोप के अंदर उस पर ट्रैकिंग की जाएगी इस बहुआयामी साहसिक खेल अभियान के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसका आयोजन कौन सी संस्था के साथ मिलकर किया जा रहा है, तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो राष्ट्रीय पर्वतारोहण और खेल संस्थान के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जो ये राष्ट्रीय पर्वतारोहण और खेल संस्थान है ये कहां पर है, तो ये है कामेंग जिले के अंदर है। जो कामेंग जिला है वो कहां का है, तो ये कामेंग जिला है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो यूरोप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। लेकिन जो यूरोप में जो सबसे पर्वतमाला है, जो फेमस पर्वतमाला है वो कौन सी है, आल्प्स पर्वतमाला है। लेकिन जो माउंट एल्ब्रूस है ये काकेशस पर्वतमाला के अंदर स्थित है। काकेशस जो पर्वतमाला है उसमें कौन सी चोटी आती है, माउंट एल्ब्रूस चोटी आती है, और जो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है माउंट किलिमंजारो। और ये कौन सी पर्वतमाला के अंदर आती है, तो ये एटलस पर्वतमाला के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो IHU वेरिएंट है ये कहां पर मिला है, ये तो ये फ्रांस के अंदर
अंदर ये IHU वेरिएंट पाया गया है। उसके बाद ओमिक्रॉन है, हाल ही में जो बहुत सारे पैर पसार रहा है। तो ये क्या है, ये कोरोना का एक वेरिएंट है। और ये कहाँ से मिला है, तो इसका ये मिला है साउथ अफ्रीका से। और देखिएगा अब हम इसको साउथ अफ्रीका से हमें ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला है, कोरोना का वेरिएंट मिला है। और इसके लिए जो किट तैयार की गई है वो किट कौन सी है, तो इसके लिए जो किट है वो है ओमिश्योर किट है। ठीक है, स्वदेशी किट है ये ओमिश्योर, ओमिक्रॉन के लिए ये तैयार की गई है। उसके बाद देखिएगा कि जो साउथ अफ्रीका से है, हमने संविधान में कौन कौन सी चीज वहां से ली है। तो संविधान में जो संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत, वो हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। उसके बाद देखिएगा कि जो संविधान संशोधन है वो वर्तमान में आज तक कितने हो चुके हैं, तो 105 संविधान अब तक संविधान संशोधन जो है वो हो चुके हैं। उसके बाद एक मेन है 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 के अंदर हुआ था। देखिएगा अब इसको 1976 को कैसे याद रखें कि 1976 के अंदर हुआ था। 4 और 2 का एडिशन कितना होता है 6, तो इसके लास्ट में कितना आएगा 6। और ऐसे ही जैसे 44वां संविधान संशोधन है तो इसमें 4 और 4 का जोड़ कितना होता है 8। तो ये हुआ था 1978 के अंदर। तो जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था 1978 के अंदर। इस 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से निकालकर 301 के तहत लीगल राइट बना दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 के अंदर हुआ था। इसको क्या कहते हैं, हम मिनी संविधान का दर्जा भी इसको दिया गया है। और उसके इसी 42वें संविधान के तहत एक प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो एक ही बार हुआ है। आज तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है। और इसमें जो एक बार हुआ था उसमें क्या किया गया था, इसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे। तो ये कौन कौन से थे, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द इसमें ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर शब्द इसमें 3 ऐड किए गए थे। समाजवाद का अर्थ है कि संसाधनों का सब में समान वितरण होगा, ये किसका अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है, सोशलिस्ट का अर्थ है। उसके बाद देखिएगा कि जो अखंडता है, इंटीग्रिटी है, उसका मतलब क्या है, मेलजोल, सभी को आपस में इंटीग्रेशन से रहना चाहिए, अखंडता से रहना चाहिए, मेलजोल से रहना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है कि जो सभी धर्म है वो बराबर है, कोई भी विशेष धर्म का, किसी भी धर्म जो है वो विशेष नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं। ठीक है, तो देखिएगा और जो प्रस्तावना है उसकी जो पहली लाइन है वो क्या है कि हम भारत के लोग, ये जो कई बार तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की पहली लाइन क्या है, तो हम भारत के लोग इसकी लाइन है। और ये लाइन है जो ये क्या दर्शाती है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके अंदर है, जनता के अंदर है। और जो ये इस लाइन के तहत क्या होता है कि ये लाइन लोकतंत्र पक्ष को दर्शाती है ये लाइन। और इसमें लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि लोगों का शासन, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन, उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, देखिएगा कि हाल ही में असम राइफल्स जो है उसके 20वें महानिदेशक जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो वो किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है विकास लखेरा जी को। ठीक है, तो असम राइफल्स के 20वें महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो विकास लखेरा जी को नियुक्त किया गया है। इसी से याद आता है कि जो एक अवनी लखेरा नाम था, क्या नाम था, अवनी लखेरा, जिसने क्या किया था, इसने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर 2 मेडल अपने नाम किए थे। एक तो 10 मीटर शूटिंग के अंदर, एक 50 मीटर शूटिंग के अंदर। 10 मीटर शूटिंग में इसने गोल्ड मेडल लिया था और जो 50 मीटर शूटिंग थी उसके अंदर इसने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो अवनी लखेरा भी इस यहाँ से याद रखना। और इसमें जो 20वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं असम राइफल्स के, वो कौन है, ये है विकास लखेरा जी। और जो असम राइफल्स है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, शिलोंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। असम राइफल्स को क्या कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी भी इसे कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा जो हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उसे भी हम देख लेते हैं। देखिएगा जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके महानिदेशक नियुक्त किया गया है, किसे, VS पठानिया जी को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद ONGC जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी नियुक्त की गई है, वो किसे किया गया, अलका मित्तल जी को ONGC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो स्वच्छ गंगा मिशन है उसके लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये G अशोक कुमार जी को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद वन सचिव जो वो किसे बनाया गया है, ये चंद्र प्रकाश गोयल जी को बनाया गया है। और यूपी के जो मुख्य सचिव हैं ये किसे बनाया गया है, तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी को ये यूपी के मुख्य सचिव बनाया गया है। उसके बाद SCO संघाई सहयोग संगठन के जो महासचिव हैं वो नए महासचिव कौन बनाया, किसे बनाया गया, झांग मिंग चिंग को। ये कहाँ के हैं, तो ये चीन के हैं, झांग मिंग। उसके बाद जो SCO है इसकी जो बैठक है वो कहाँ होती है, दुशांबे के अंदर होती है। और इसका जो नवीनतम मेंबर है वो कौन है, तो ईरान इसका नवीनतम मेंबर है। और टोटल इसके अंदर कितने देश हैं, तो 9 इसके अंदर टोटल देश हैं। भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य देश हैं।
उसके बाद देखिएगा जो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ हैं वो किसे बनाया गया है, तो विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बनाया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय मेहता जी को फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो CACP है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो विजय पॉल शर्मा जी को। देखिएगा ये जो नियुक्तियां हैं ये हाल ही में नियुक्त की हुई है, इसीलिए इनको पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये CACP का जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, इसका अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा जी को बनाया गया है। और जो ये CACP है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1965 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और उस समय इसका नाम क्या था, कृषि मूल्य आयोग इसका नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका नाम चेंज कर दिया गया। और जो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है इसका काम क्या होता है, ये 24 जो फसलें होती हैं उनका MSP निर्धारण करता है। देखिएगा हाल ही में MSP का जो मुद्दा था ये बहुत ही चर्चा में रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो MSP का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, तो ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग MSP निर्धारण करता है। और इसी के अंदर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जो क्या गन्ने की जो फसल होती है उसके लिए MSP निर्धारित होता है या नहीं, तो जो गन्ने की फसल होती है उसके लिए MSP निर्धारित नहीं होता, उसके लिए उचित और लाभकारी मूल्य जो है ये निर्धारित होता है। ठीक है, जो MSP निर्धारित होता है वो कितनी फसलों के लिए होता है, तो 24 फसलों के लिए निर्धारित होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको भी याद रखना। और जो कृषि है ये कौन सी सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। हमारे संविधान में कितनी सूचियों का वर्णन दिया गया है, तो 3 सूचियों का वर्णन दिया गया है। जो अनुसूची 7 है उसके अंदर तीन जो सूची है उनका विषय दिया गया है। नंबर 1 संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर क्या होता है कि केंद्र उसके ऊपर निर्णय लेता है, और जो राज्य सूची है उसके ऊपर कानून जो बनाता है वो राज्य बनाता है। लेकिन जो संवर्ती सूची होती है, जब भी किसी बात पर विवाद हो जाता है तो जो केंद्र और राज्य सरकार है दोनों मिलकर के उस पर कानून बना सकते हैं संवर्ती सूची के विषय पर। तो जो कृषि है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो MS स्वामीनाथन समिति थी इसका जो मकसद था वो क्या था, तो जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लागत मूल्य होता है उससे 1.5 गुना करना। जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लागत मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का 1.5 गुना करने की बात इसके अंदर MS स्वामीनाथन समिति के अंदर कही गई थी। उसके बाद देखिएगा कि एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, जो पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर एक पहली महिला जज का नाम नियुक्ति को जो मंजूरी मिली है वो कौन है, तो ये है आयशा मलिक। आयशा मलिक जी हैं, ये जो पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होंगी। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। वो क्या दिया था कि चुनाव में संपत्ति की जो घोषणा का निर्णय दिया था वो आयशा मलिक जी ने दिया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इन्होंने दिया था। उसके बाद देखते हैं कि जो पाकिस्तान है इसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। और जो भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी वो कौन थी, फातिमा बीवी जी थी। और वर्तमान में जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है वो कितने हैं, वो 1 है। और जो वर्तमान में जो 4 महिला हैं या सुप्रीम कोर्ट में महिला जज कितनी है, तो ये हैं 4। और जो 3 हैं वो 2021 के अंदर ही अपॉइंट हुई हैं। उसके बाद देखिएगा जो इंदिरा बनर्जी जी हैं वो पहले से ही हैं, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और जस्टिस नगरत्ना जी ये 3 हैं जो ये 2021 में अपॉइंट हुई हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो RBI है उसके नए कार्यकारी निदेशक जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो कौन कौन किए गए हैं, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी जी नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। किसके, RBI के। RBI का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना होती है वो कौन से एक्ट के तहत होती है, तो 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। और कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। और कमीशन कौन सा होता है, कौन से आयोग की सिफारिश पर होती है, तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर RBI की स्थापना होती है। और पहले जब इसकी स्थापना होती है उस टाइम इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो उस टाइम इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। और जो इसके वर्तमान गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। और ये कौन से गवर्नर हैं, तो 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ जो थे ये फर्स्ट गवर्नर थे। उसके बाद जो फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे, CD देशमुख जी इसके फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी किया गया है तो उसका नाम क्या है। ये देश का जो पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है IC15 इसका नाम है। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये क्रिप्टो वायर कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस क्रिप्टो करेंसी जो इंडेक्स है इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसके अंदर जो शेयर्स जो व्यापार करने वाली 15 क्रिप्टो करेंसी
कंपनी है उनकी सूचना दी जाएगी। तो इसके अंदर जो शीर्ष व्यापार करती हैं 15 क्रिप्टो करेंसी कंपनी, उनकी सूचना दी जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि जो बिटकॉइन है ये एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो सातोशी नाकामोतो जी कौन है? इसके खोजकर्ता हैं। और जो बिटकॉइन है इसको लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है अल सल्वाडोर। उसके बाद देखिएगा कि जो फेसबुक है इसकी नई क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? न्यू क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो ये है लिब्रा। लिब्रा फेसबुक की न्यू क्रिप्टो करेंसी है। और जो ये क्रिप्टो करेंसी है ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करती है? तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो सेंसेक्स है ये क्या होता है? तो जो सेंसेक्स है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है। और जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दलाल स्ट्रीट जो मुंबई के अंदर है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और जो स्कैम 92 मूवी आई थी ये किसके ऊपर थी? तो ये थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर थी। उसके बाद देखिएगा कि जो पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक था वो हाल ही में जारी किया गया था। तो इससे किसने जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था? तो ये किसने किया था? नीति आयोग ने ये जारी किया था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसके अंदर टॉप किसने किया? मतलब सर्वाधिक गरीब कौन है? तो बिहार सर्वाधिक गरीब है। और जो केरल है ये सबसे कम गरीब है। जो केरल है वो लास्ट पोजीशन पर था और जो बिहार है इसने टॉप किया है इस सूचकांक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? जो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग लैब है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है KVIC खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये जारी की गई है, लॉन्च की गई है। और जो ये KVIC है इसकी स्थापना कौन से अधिनियम से होती है? तो इसकी स्थापना 1956 के अधिनियम से होती है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जी इसके अध्यक्ष हैं। और जो ये KVIC है इसने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसने प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया है। और जो ये प्रोजेक्ट बोल्ड है ये किसके उत्पादन के लिए है? तो ये बांस के उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया गया है। और जो KVIC ने जो प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया है ये कहाँ से किया है? तो ये उदयपुर राजस्थान से इसने बोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और कहां से, किस लिए किया है? बांस उत्पादन के लिए ये स्टार्ट किया है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये हनी प्रोसेसिंग वैन बनाई गई है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि 8 घंटे में ये 300 किलो जो शहद है उसको प्रोसेस करेंगे। और 300 किलो शहद को ये प्रोसेस करेंगे। और जो ये शहद है इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए एक लैब भी इस वैन के अंदर ही स्थापित की गई है। और अब देखिएगा कि जो भारत का पहला, अब देखिएगा कि जो ये तो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है। और जो भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र है, प्रोसेसिंग जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो ये है आनंद, गुजरात के अंदर। उसके बाद पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? जो पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जिला कौन सा है? तो ये है जिला गाजियाबाद, यूपी के अंदर है। ठीक है। और इससे जो हमें शहद मिलता है ये किससे मिलता है? तो शहद मिलता है हमें मधुमक्खी से, हमें शहद प्राप्त होता है। और जो मधुमक्खी है इसके जो अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। इसके मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर हम मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ठीक है। देखिएगा हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 दिए गए हैं। तो ये किसे दिए गए हैं और कौन से नंबर के दिए गए हैं? तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। देखिएगा जी जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं 2022 में ये कौन से नंबर के दिए? तो ये 79 नंबर के दिए गए हैं। और ये कहाँ पर दिए जाते हैं? तो लॉस एंजल्स USA के अंदर ये दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो बेस्ट फिल्म एनिमेशन का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? एनकांटो को ये बेस्ट पिक्चर एनिमेशन का अवार्ड मिला है। उसके बाद सेकंड है बेस्ट टेलीविजन सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सक्सेशन को मिला है। उसके बाद बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला है? तो ये मिला है जैन कैंपियन को। और ये किसके लिए मिला है? कौन सी जो ड्रामा पिक्चर है उसके लिए मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग के लिए जैन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। उसके बाद देखिएगा बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है विल स्मिथ को। किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ड्रामा के अंदर। उसके बाद देखिएगा बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी किसे मिला है? म्यूजिकल के अंदर। तो ये मिला है एंड्रयू गारफील्ड को ये अवार्ड मिला है। कौन से गाने के लिए मिला है? तो ये मिला है टिक टिक बूम बूम के लिए, ये गाने के लिए ये एंड्रयू गारफील्ड को बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी का अवार्ड मिला है।
उसके बाद देखिएगा कि जो बेस्ट एक्ट्रेस है इन ड्रामा के अंदर वो किसे मिला है, तो ये मिला है निकोल किडमैन को, ये बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा के अंदर गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। और ये कौन से नंबर के थे, तो 79 नंबर के थे। और देखिएगा कि जो ये दिए जाते हैं तो ये कहाँ पर दिए जाते हैं, लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर ये दिए जाते हैं। और लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर ही ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, जिनकी शुरुआत कब हुई थी, तो इनकी शुरुआत हुई थी 1929 के अंदर। और जो 2021 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं वो कौन से नंबर के, तो 93वें नंबर के, 93 नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं 2021 में। और इसके अंदर ऑस्कर अवार्ड जो 93 में थे, इसके अंदर भारत की जो फिल्म थी उसने एंट्री की थी, तो वो कौन सी थी, जल्लीकट्टू जो फिल्म थी, इसने भारत की जो फिल्म थी इसने ऑस्कर अवार्ड 2021 के अंदर एंट्री की थी। उसके बाद देखेगा कि जो लॉस एंजल्स है उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर है।